तो 2 क्वेश्चन उस दिन किए थे, 1-2 क्वेश्चन और करने के बाद फिर हम लोग थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे चलेंगे। इस क्वेश्चन को पहले नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्कूल एग्जाम में भी आते रहता है और नीट पे अभी आया है। मैं नीट वाला भी एग्जैक्ट क्वेश्चन भी पढ़ दे रहा हूँ अभी जो आया है। बाकी क्वेश्चन देख लो, बलून विथ मास m है, एक बलून है उसका मास m है, वो नीचे जा रहा है विथ एन एक्सेलरेशन a, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और वो एक्सेलरेशन का वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से कम है, ठीक है। अब बोल रहा है कि उसमें से कुछ, उस बलून में से कुछ मास हटा दो। कितना हटाना है कि वो ऊपर जाने लगे, उतने ही एक्सेलरेशन से जितने से पहले वो नीचे जा रहा था। समझ में आ रहा है? एक बलून है, उसका मास m दिया, वो नीचे जा रहा था, उसमें से कुछ मास हटाओ, क्या करने लगेगा? ऊपर जाने लगेगा। बोल रहा है उसी एक्सेलरेशन से ऊपर जाना चाहिए जितने से नीचे आ रहा था। तो कितना मास हटाना पड़ेगा, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन अप्रोच करने में ही मुश्किल हो जाता है, इसीलिए ट्यूशन का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मार्क करके रखना है, बाकी क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे हम लोग। तो ऐसा बलून है, ये बलून है, इस बलून का मास कितना दिया हुआ था? m था, तो वेट कितना होगा? mg, 9th क्लास में पढ़े हैं, वेट का फॉर्मूला ये mg है, ठीक है। अब ये कहाँ जा रहा था पहले केस में? ये नीचे ही आ रहा था, नीचे आ रहा है एक्सेलरेशन a से। फोर्स का फॉर्मूला आप लोग 2 दिन पहले पढ़े, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये इसका फोर्स है। इस फोर्स से नीचे आ रहा है और वेट भी इस पे नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है। अब इसमें हवा का जो फोर्स है किस तरफ होगा? हवा का, बलून नीचे की तरफ आ रहा है पहले केस में इस तरह से, तो हवा का फोर्स इसमें, हवा का जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो ऊपर की तरफ आएगा। यार है समझ में? ये हवा का फ्रिक्शनल फोर्स है, जिसको कि हम लोग आगे चैप्टर में 11th में ही सेकंड बुक के पहले चैप्टर में पढ़ेंगे। इसको हम लोग विस्कस फोर्स कहते हैं, बट जब आएगा तब, अभी इसमें मेरे को विस्कस फोर्स का काम नहीं है। ये हवा के द्वारा लगाया जाने वाला फोर्स है जो कि उस बलून पर एक्ट कर रहा है, ठीक है। फिर भी ये बलून नीचे ही आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ क्या? हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि mg ज्यादा है किससे? f से। ये स्टेप आ रहा है समझ में? ये वेट जरूर ज्यादा है फोर्स से, तभी ये फाइनली भी किस तरफ आ रहा है? नीचे की तरफ। ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ, मेरा स्टेटमेंट नहीं है। अरे समझ, तो mg माइनस f बराबर, ये फ्रिक्शनल फोर्स है ऑफ एयर, कुछ लिखना हो तो अपने लैंग्वेज में लिख लेना, है ना। सो फोर्स में से फोर्स घटाएंगे, डायमेंशन कहता है फोर्स आएगा, वो ये फोर्स है जिससे कि नीचे आ रहा था एक्चुअली में। इस इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरे केस में क्या हुआ? कुछ मास हटा दिया इस बलून में से। कितना हटाए? मान लो लेट m मास v रिमूव्ड, तो बलून का मास कितना बचा? ये बलून का मास m में से तो तुम स्मॉल m हटा दिए हो। अब इसका वेट अभी भी नीचे की तरफ है, आ रहा है समझ? और लेकिन अब ये जा किस तरफ रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है ऊपर जा रहा है, मेरा स्टेटमेंट नहीं है। कितने से? तो m माइनस m इंटू ए, इससे ये ऊपर चला जाएगा, क्वेश्चन में कह रहा है। और इसमें ये जो हवा जो लगा रहा था फोर्स, वो तो अभी भी लगाएगा ही ना, ये तो हवा का फ्रिक्शनल फोर्स था। समझ आ रहा है बात? ये फ्रिक्शनल फोर्स तो हवा का है, ये तो अपना जैसा था वैसे ही लग रहा है, ठीक है। अब ये ऊपर जा रहा है, मतलब अब कौन ज्यादा होगा? हाँ, मतलब ये वाला फोर्स, डायरेक्शन देख रहे हो, यही वेक्टर है, समझना पड़ेगा आपको। इस बार ये वाला ज्यादा होगा। अरे समझ, ये f ज्यादा है किससे? और अभी भी फोर्स से फोर्स घटाएंगे तो फोर्स आएगा, दिस इज m माइनस m इंटू ए। अब हमें क्या निकालना है? हमें स्मॉल m निकालना है। फालतू कौन है इस क्वेश्चन में? कौन सा चीज नहीं दिया जो तुम अपने से निकाले हो इसमें? ये f ये था ही नहीं, तुम अपने से क्यों, तो ये हट भी जाएगा। मैथ्स 9th क्लास में आप लोग पढ़े लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 जैसे करते थे। ये माइनस f और ये प्लस f कट जाएगा, बाकी स्टेप बन जाएगा हमारा क्या? mg, ये कट गया, ये क्या हो गया? दिस इज माइनस, वो भी कट जाएगा मतलब एक्चुअली, और प्लस mg इज इक्वल टू ma प्लस ये वाला ma माइनस ma, शायद ये कट गया है ना। तो mg इज इक्वल टू 2ma माइनस ma, हमें निकालना क्या था? स्मॉल m निकालना। स्मॉल m वाले को एक तरफ करो, mg प्लस बराबर 2 और m कॉमन, a प्लस g
2ma, therefore ये m कौन सा मास था, ये यही निकालना था, बस 2ma बाई a प्लस g इस 2ma बाई a प्लस g इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, स्कूल एग्जाम में भी पूछा जाएगा, नीट में भी आया है। मैं लैंग्वेज पलट करके क्वेश्चन पढ़ दूंगा, सॉल्यूशन आप लोग खुद करेंगे। देखो एक दो क्वेश्चन और थोड़ा ध्यान लगा लो बच्चों, ऐसे तो कुछ लोग अच्छे पढ़ने में आइडिया लग गया होगा, बट ये आइडिया वाला चीज ही एग्जाम में गड़बड़ भी हो जाता है, तो थोड़ा ध्यान से देख लेना। ऐसा अगर कोई डायग्राम मिले, बहुत बार मिलेगा, अब आपको बहुत बार मिलेगा, एक बॉल यहां से यहां आ रहा है, मास m वेलोसिटी v के साथ आया, इस दीवार पे टकराया और वापस गया, वापस भी जब गया, वापस जाते समय भी मास तो उतना ही रह गया, वेलोसिटी v के साथ ही वापस गया, आ भी रहा था mv के साथ और जा भी रहा है mv के साथ, यहां पर टकराया और वापस चला गया। ठीक है, तो इंपल्स कितना होगा, इंपल्स एट पॉइंट ए कितना होगा बताओ, mv से आया, गया भी mv से, इंपल्स बराबर कितना हुआ, इंपल्स बराबर होता है चेंज इन, बोलो चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, तो mv से आ रहा था और गया भी mv से, ऐसे करने पे जीरो आंसर हो जाएगा जो कि गलत हो जाएगा। mv से आ रहा था, माइनस भी हुआ, बट जा भी रहा mv से, बट ये मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, तो दिस विल बी माइनस mv, तो ये प्लस 2mv हो जाएगा। इसका ख्याल रखना, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है इस चैप्टर में। ये तो इंपल्स बोला है, फोर्स पूछता तो भी ऐसे ही करते, थोड़ा ध्यान लगा करके करना, इसका वैल्यू जीरो मत कर देना। ठीक है, लिखो इसको, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लिखने के बाद फिर थर्ड लॉ ऑफ मोशन की तरफ चल चलेंगे। अ बॉल है, मास है 0.2 kg है, ट्रैवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन विद a स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकंड अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस इज डिफ्लेक्टेड बाय अ बैट। परसों के क्लास में बताया गया था, ये इंपल्स वर्ड ऐसा बैट, बैडमिंटन, गोल्फ या कोई टकरा करके वापस आके वहीं पर इस्तेमाल होता है, फिजिक्स में हर जगह पर ये वर्ड दिखता नहीं है इंपल्स। ठीक है, तो बैट डिफ्लेक्ट कर दिया बॉल को एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, स्पीड ऑफ द बॉल आफ्टर डिफ्लेक्शन इज 10 मीटर पर सेकंड, फाइंड द इंपल्स ऑन द बॉल। कैसे होगा, इंपल्स ऑन द बॉल, चेंज इन मोमेंटम कैसे होगा। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना, ये सब बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है 9th मतलब 11th क्लास में, थोड़ा ध्यान से बनाना ऐसा है। ठीक है, एक बॉल आ रहा है, इसका वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, 15 मीटर पर सेकंड, कुछ मान लेते हैं v इनिशियल 15 मीटर पर सेकंड, निगेटिव एक्स एक्सिस मतलब इस तरफ आ रहा है। ठीक है, यहां पर एक बैट इसको हिट किया, ठीक है, कहां भेजा, 30 डिग्री पर, और जब गया तो इसका स्पीड दिया हुआ था 10 है। इम्पैक्ट निकालना है यहाँ पर, इस पॉइंट पर, तो यहीं पर इम्पैक्ट हुआ ही, और कहीं पर निकलता ही नहीं है फिजिक्स में। इम्पैक्ट जहाँ से लगा है वहां पर इम्पैक्ट निकालना है। कैसे होगा बता सकते हो कोई, इम्पैक्ट बराबर अभी कैसे निकाल रहे थे, इंपल्स अभी कैसे निकाल रहे थे आप लोग, अरे बोलो, इंपल्स बराबर निकाल रहे थे चेंज इन मोमेंटम से। बट अब प्रॉब्लम है, मोमेंटम कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर। तो अब देखो यहाँ पर 2 डायमेंशन पर है, इसका मतलब जो लोग मेरा क्लास किए वेक्टर का उन्हें मालूम होगा, अभी तक जो तुम चेंज इन मोमेंटम निकाल रहे थे वो सिर्फ एक्स एक्सिस पे निकाल रहे थे, इस पे तुमको कहाँ निकालना पड़ेगा, ये जो चेंज इन मोमेंटम है मतलब जो इंपल्स है वो इंडिविजुअली तुमको एक्स एक्सिस पर भी निकालना पड़ेगा और इंडिविजुअली तुमको वाई एक्सिस पर भी। अगर ये स्केलर क्वांटिटी का कोई क्वेश्चन होता है तब ऐसा नहीं करते, वेक्टर में करना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा रिजॉल्व वगैरह का काम है, यही मैं बता रहा हूँ। ये सब अगर आप नहीं सीखे हैं तो आपको तकलीफ होगा और किसी को नहीं। ठीक, पहले रिजॉल्व कर लेते जरा सा। ये एंगल यहाँ पर है 10, ये एंगल एरो एंगल एरो एंगल एरो के साथ वाला 10 cos 30, एंगल एरो एंगल एरो एंगल एरो के सामने वाला 10 sin 30। वैल्यू थोड़ा निकाल लेते, 10 cos 30 लगभग कितना होगा, 10 इंटू √3/2 मतलब 5√3 को 1.7 मान लो अभी, 5 इंटू 1.7 कितना हो गया, ये 8.5 हो गया मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये कितना हो गया, 10 sin 30 is 1/2, दिस इज 5 मीटर पर सेकंड। कोई डाउट, पिछला सारे क्वेश्चन में तुम सिर्फ इंपल्स निकाले थे, अभी ये इंपल्स को केवल आपको एक्स एक्सिस से पहले बताना है कितना हुआ,
सिर्फ एक्स एक्सिस पे चेंज इन मोमेंटम। अभी तुम लोग क्वेश्चन कर रहे थे 15 से आ रहा है माइनस कितना 8.5, ऐसे लिखने पर आएगा क्या? नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। 15 से आ रहा है माइनस ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, दिस विल बी अगेन माइनस 8.5। यार समझ, ऐसे इंपल्स निकलेगा लेकिन सिर्फ एक्स एक्सिस का। इतना परीक्षा में याद करना में मुश्किल होगा, जो समझा नहीं रट्टा मार के तो ये नहीं हो पाएगा। ये 23.5 हो गया। इंपल्स का यूनिट क्या आया था? केजी मीटर पर सेकंड जो भी था। अरे समझ में कोई डाउट? ठीक है, डाउट हो गया। अब इंपल्स सिर्फ वाई एक्सिस पर बताओ कितना था? आ कितने पे रहा था? वाई एक्सिस पे कितना था? 0 था, आ ही नहीं रहा था वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे रहा था माइनस। जा कितने पर रहा है? 5 पर। 10 इंटू 1.2 5 होगा ना, तो ये माइनस 5 हो गया मीटर पर सेकंड। तो ये इंपल्स है। इंपल्स कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर। वेक्टर में ऐसे एक्स एक्सिस पे आंसर आ रहा है और वाई एक्सिस पर आंसर आ रहा है। तो इसका रिजल्टेंट हम लोग को मालूम है। वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन, इस तरफ रिजल्टेंट होता। और क्योंकि ये 90 डिग्री पर है, तो इसका रिजल्टेंट निकालने में उतना पसीना भी नहीं बहेगा हमारा। इस अंडर रूट एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस 2pq cos 90 होने का से बच जाएंगे हम लोग। तो ये 23.5 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। अब जो आ जाए 23.5 का स्क्वायर प्लस ये जो भी आ जाए, आंसर आप लोग खुद से कैलकुलेट कर लेना। केजी मीटर पर सेकंड, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। थोड़ा सा गलती हो गया बच्चों, ये आप लोग क्या कर दिए मतलब मेरे से भी हो गया। इंपल्स का चेंज में हम लोग को क्या निकालना था? चेंज इन मोमेंटम निकालना था। हम लोग ने चेंज इन वेलोसिटी निकाल दिया है गलती से। तो चेंज इन मोमेंटम था, तो ये पूरे को मास से मल्टीप्लाई करना था। हाँ, तो मास से मल्टीप्लाई हो जाता। कर लेना अपने से। वैसे इधर भी जो तुमने किया, ये तुमने चेंज इन वेलोसिटी निकाल दिया अलॉन्ग वाई एक्सिस, ये भी मल्टीप्लाई हो जाता 0.2 से। जो भी आता करके देख लेना। फिर ये अपना फिर दिमाग लगा करके jx jy जब आ जाए तो रिजल्टेंट अंडर रूट jx के स्क्वायर प्लस jy के स्क्वायर से निकालेंगे। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी निकाल दिए। चेंज इन वेलोसिटी नहीं, चेंज इन मोमेंटम को इंपल्स कहते हैं। मोमेंटम बराबर मास इनटू वेलोसिटी होता है। मास के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन को थोड़ा याद कर लेते हैं। 9th क्लास में भी पढ़ा, अब 11th में भी थोड़ा सा हमने पढ़ा। थर्ड लॉ ऑफ मोशन यही कहता है कि अगर एक चाटा अगर तुमको लगे तुम्हारे गाल पर, तो जितना फोर्स मेरा हाथ लगाएगा तुम्हारे गाल पर, एग्जैक्टली उतना ही फोर्स तुम्हारा गाल मेरे हाथ पर भी लगाएगा। इसी को ही हम लोग न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि जब हम लोग चल रहे हैं तो एक फोर्स लगा रहे हैं चलते समय। कहाँ पर? हम लगा रहे हैं फोर्स फ्लोर पर। उतना ही फोर्स फ्लोर फिर किस पे लगाएगा? मेरे पर, जिससे हम लोग आगे की तरफ चलेंगे। दिस इज न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है, जो कि हम कभी उतना अच्छे से समझे नहीं 9th में, क्योंकि ये ग्रेविटेशन में समझे थे। बट अभी आपको समझना है कि एक बॉल है, बॉल पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है कौन? अर्थ, जिसके वजह से बॉल नीचे चला जाएगा। न्यूटन आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है एग्जैक्टली उतना ही फोर्स बॉल भी लगाएगा अर्थ पर। ये हमने क्लास 9th में पढ़ा था ग्रेविटेशन में, बट एक्चुअली में दिस इज न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स बराबर बराबर होगा। एक फोर्स को एक्शन कहते हैं, दूसरे वाले फोर्स को रिएक्शन कहते हैं। कॉमन कंसेप्ट है कि ये जो फोर्स है, कई बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, कैंसिल क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आप लोग में से जो लोग अच्छे पढ़ने में उन लोग को आइडिया लग गया होगा, थर्ड लॉ ऑफ मोशन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये बॉडी अगर दूसरे बॉडी पर लगा रहा है, फिर दूसरा पहले वाले बॉडी पर लगा रहा है, तो ये इक्वल एंड अपोजिट तो है, बट ये अपोजिट बॉडी में, तो कैंसिल आउट होने का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। ये तो बेवकूफ बनाने के लिए कभी कभी पूछ दिया जाता है। अलग अलग बॉडी में कैंसिल आउट और जुड़ने वाला तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ठीक है, ये सब हम लोग पढ़े। और फोर्स बराबर होगा का बात हो रहा है, एक्सेलरेशन बराबर होगा कि नहीं उस पर कोई डिस्कशन नहीं है। उसके लिए तो सेकंड लॉ आप लोग पढ़े हैं, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स बराबर होगा थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। अब तुम मास देख लेना, फोर्स बराबर है, अगर मास कम है तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, वो होगा, वो सेकंड लॉ है, उसको थर्ड लॉ में मिलाना नहीं है।
थर्ड लॉ का स्टेटमेंट कहता है whenever two bodies interact with each other they exert equal and opposite forces on each other. One of these forces is called action and the other is called reaction. Second point, action and reaction acts on two different bodies पर है, कैंसिल उनसिल होने का कोई कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है, इंटरैक्टिंग विथ ईच अदर, ठीक है। तो कुछ बातें लिख लो, ये जो चीज अभी पढ़े उसी चीज को लिख लो, जितना लिखित में रहेगा उतना तुम्हारे लिए फायदा होगा। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? सिंगल आइसोलेटेड फोर्स अलग से एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्यों? फोर्सेज इन नेचर ऑलवेज अकर इन पेयर। पेयर में एक वाले को क्या कहते हैं? एक्शन, दूसरे वाले को क्या कहते हैं? रिएक्शन। और क्या पढ़े? एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज नेवर एक्ट ऑन द सेम बॉडी, एक बॉडी पर नहीं, एक्शन रिएक्शन अलग बॉडी पे। चौथा नंबर, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस क्योंकि अलग अलग बॉडी पर लगता है तो उसमें कैंसिल उनसिल आउट होने वाला कोई कॉन्सेप्ट बनता ही नहीं, क्योंकि वो तो अलग बॉडी पे लग रहा है। और एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। और एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू बॉडी, दोनों बॉडी के बीच में ही लगेगा एक्शन एंड रिएक्शन। ये नहीं कि बॉडी ऐसे एक्शन रिएक्शन और फोर्स इस एंगल पे लग रहा है, ये नहीं हो सकता, ठीक है। और न्यूटन का तीसरा लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल होगा, मतलब थर्ड लॉ ऑफ मोशन चलेगा, बॉडी रेस्ट में हो या मोशन में, उससे कोई मतलब नहीं है, रेस्ट में हो चाहे मोशन में, न्यूटन साहब का थर्ड लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल है। और जब लगा एक्शन उसी समय रिएक्शन, ये नहीं कि एक्शन लगा उसके कई देर के बाद रिएक्शन हो, ऐसा नहीं है। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज एक्ट साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो ये 7 पॉइंट आप लोग थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में याद करके रखेंगे। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन का बहुत सारा एप्लीकेशन है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन का बहुत सारा एप्लीकेशन है, बहुत सारा इनफाइनाइट एग्जांपल है। जो लोग अच्छे स्टूडेंट है क्लास 11th में, अब आप लोग क्या करेंगे, नाइन्थ में तो हम लोग है नहीं, थर्ड लॉ ऑफ मोशन बताने से पहले आपको 2-3 चीज देख लेना पड़ेगा। पहला, एक्शन कौन होगा और रिएक्शन कौन होगा। दूसरा, थर्ड लॉ ऑफ मोशन उसमें एप्लीकेबल है तो बिल्कुल बैलेंस हो जा रहा है या फिर नॉन बैलेंस थर्ड लॉ ऑफ मोशन लग रहा है। इन सब चीजों का ख्याल रखना। इलस्ट्रेशन तो बहुत है। When a ball is dropped from some height, बॉल को ड्रॉप करते हैं तो जब गिरा उस समय फोर्स लगाया कौन? बॉल लगाया जमीन पर, रिएक्शन। उतना ही रिएक्शन कौन लगाएगा? फ्लोर जो लगाएगा बॉल पर, जिसके वजह से बॉल जो है वो ऊपर की तरफ जाएगी। कितने एक्सेलरेशन से जाएगा, कितने हाइट पर जाएगा, वो नहीं बताता है न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। उसके लिए तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, उसके लिए तो फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो सिर्फ बता रहा है कि फोर्स बराबर लगा, बिल्कुल ऊपर तक पहुंचेगा कि नहीं ये तो है ही नहीं थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। उसी तरह से व्हाइल वॉकिंग ऑफ अ पर्सन, 9th क्लास तक तो वॉकिंग बड़ा आसानी से आप डिफाइन कर देते थे, वॉकिंग में थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगता है। बट एक्चुअली में अगर आप देखेंगे तो इस तरह का डायग्राम बनाना पड़ेगा। जैसे ये चल रहा है, ये शू है या लेग है, ये देखो, ये जब चल रहा है तो एक्शन ये है, दिस इज एक्शन। उसी समय फ्लोर इस पे क्या लगाएगा? दिस इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन। 9th में तो इतना बोल के काम चल जाता था, बट 11th में वेक्टर के कॉन्सेप्ट से ये रिएक्शन है या एंगल है, फोर्स एंगल, वेक्टर एंगल, एरो एंगल के साथ वाला, दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, पढ़ा ना इसका? एंगल एरो के सामने वाला वर्टिकल कंपोनेंट। ये ध्यान से देखोगे तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये इस जूता का या फिर पैर का जो वेट है उसको क्या करने का काम कर रहा है? बैलेंस करने का। अगर नहीं कर पाया तो चोट लगेगा चलते समय, चाहे तुमको मोच आ जाए या चाहे तुम गिर जाओ, वो तो फिजिक्स का काम नहीं है बताना, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि एंगल एरो की जो साथ वाला कंपोनेंट है एच से जिसको डिनोट कर रहे थे, ये वाला बच गया, इसको कोई कैंसिल नहीं कर रहा है, तो इस वाले फोर्स से क्या हो जाएगा? इस वाले फोर्स, ये बच गया, इसको कोई कैंसिल किया ही नहीं, तो इसी से हम लोग क्या करेंगे? इसी से हम लोग मूव करेंगे। तो 9th में चाहे 11th में सीधा एक्शन रिएक्शन बोल के काम चला ले रहे थे, 11th में ऐसे नहीं हो पाएगा। इसका इनफाइनाइट एग्जांपल है, दिस इज लॉन्चिंग ऑफ अ रॉकेट। रॉकेट में आपको मालूम है एग्जॉस्ट जो गैस निकलता है ढेर सारा, तो फोर्स लगाता है रॉकेट से गैस, और वही गैस उतना ही फोर्स इस पे लगाएगा रॉकेट में, जिससे कि वो ऊपर की तरफ प्रोपेल अप हो जाता है स्विमिंग के समय। और आप लोग बहुत सारा एग्जांपल जानते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर। अब हमारा टॉपिक ये है कि न्यूमेरिकल केवल थर्ड लॉ ऑफ मोशन का होता नहीं है, थर्ड लॉ, सेकंड लॉ, मोमेंटम मिला करके न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट होगा, वो तो हम लोग अगले क्लास में करेंगे। उससे पहले हमारा एक काम बच गया, हमें हमेशा थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगाते समय एक्शन रिएक्शन
का जो पेयर है वो मालूम होना चाहिए, वो अलग बॉडी में लगे ये मालूम होना चाहिए, अलग बॉडी में लग रहा है इसलिए कैंसिल नहीं होता ये मालूम होना चाहिए। अब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा नहीं एक्चुअली इट्स अ वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन। नीट के एग्जाम में तो हर साल फोर्सेस लॉज ऑफ मोशन से ये जो मैं क्वेश्चन अभी पूछ रहा हूं यही है, बार बार एक ही क्वेश्चन इस चैप्टर से। बाकी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इंटरनेट वगैरह गूगल वगैरह में 2-3 वर्ड ही लिखोगे अभी जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं तो इस पर तुमको हजारों आर्टिकल मिल जाएगा, आंसर अभी आपको बताना है। क्वेश्चन मेरा इतना सा है, इसको मिटा दूं ना, क्वेश्चन मेरा इतना सा है, क्वेश्चन एक छोटा सा चीज है, इसको थोड़ा बताना है। बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का। ये एक टेबल है, इस टेबल पे एक बुक रखा हुआ है, इस बुक का वेट किस तरफ है, ऐसे नीचे की तरफ। और 7th 8th 9th 10th में हम लोग पढ़े हैं कि ये जो टेबल है, टेबल का जो सरफेस है ये इस पर क्या लगाता है, इसमें ऊपर की तरफ, इसमें ऊपर की तरफ एक नॉर्मल फोर्स लगाता है, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन है, ये मेरा क्वेश्चन क्या मतलब ये साइंस का बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि नॉर्मल और वेट ये एक्शन रिएक्शन है क्या, वेदर इट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्शन रिएक्शन फोर्स, वेदर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज एप्लीकेशन इन दिस एग्जांपल, वाई और वाई नॉट ये आपको बताना है, ठीक है। वाई और वाई नॉट ये आपको बताना है। क्वेश्चन इतना सा, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। ब्लॉक है, रखा हुआ है, बस रखा हुआ है, ठीक है। इसका वेट नीचे की तरफ और टेबल का सरफेस इस पर नॉर्मल लगा रहा है ऊपर की तरफ, तो इस पे एक्शन रिएक्शन। क्वेश्चन इतना सा है कि क्या वेट एंड नॉर्मल आर एक्शन रिएक्शन पेयर और नॉट। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वीडियो को पॉज करके आंसर बताना, सोच लेना जरा सा, फिर देख करके बताना। बाकी जो लोग अभी क्लास में आप लोग तो सोच ही लिए होंगे, अब आंसर बताओ। एक्शन और रिएक्शन है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, मतलब एक्शन रिएक्शन है वेट और नॉर्मल या नहीं है तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो क्यों नहीं है वो आपको बताना होगा। एनीवन विद अ प्रॉपर आंसर। अच्छा तो इसमें नहीं काम कर रहा है, ठीक है। तो ये आंसर एक्चुअली में दिस आंसर इज करेक्ट, दिस इज 100% करेक्ट आंसर। एक्शन रिएक्शन हमेशा किस पे काम करता है, एक्शन रिएक्शन अलग बॉडी पे काम करता है। इसमें तुम खुद से सोचो, अभी तुम्हारा आंसर पता चल जाएगा। इसमें पहला वाला फोर्स कौन सा था, वेट था। वेट को क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कौन लगाता है, अर्थ किस पर लगा रहा है, बुक पर, तो बुक पर ही लग रहा है एक्शन, समझ में आ रहा है बात। और रिएक्शन इस एग्जांपल में टेबल लगा रहा था किस पर, फिर बुक ही पर, तो टेबल जो ऊपर वाला फोर्स लगा रहा है नॉर्मल वो भी बुक पर, और ग्रेविटेशनल फोर्स में अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है वो भी बुक पर। सेम ही बॉडी पर तुमको एक झलक में लगेगा कि ये एक्शन रिएक्शन है, बट बुक केप्ट ऑन अ टेबल में जो उसका वेट और नॉर्मल रिएक्शन है ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन या फिर एक्शन रिएक्शन का एग्जांपल नहीं है। इसको आप लोग याद रखेंगे, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, नीट के एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है। इसका एक मेजर आंसर यही होगा कि इस केस में आपको लग रहा है एक्शन रिएक्शन, बट ये अलग अलग बॉडी पे काम कर रहा है, ये नहीं है एक्शन रिएक्शन। ये तो दो तरह का फोर्स है, वेट है, नॉर्मल है, तो लग रहा है ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगाते समय एक्शन रिएक्शन पेयर ठीक से पहचानना आपको आना चाहिए, ठीक है। और इसको एक्सप्लेन हम लोग एक और डायग्राम से भी करते हैं, इस डायग्राम का भी काम पड़ेगा इसी चैप्टर में हमें। ये एक इंक्लाइंड प्लेन होगा, अभी आजकल भी इस पर हम लोग आ जाएंगे। ये ब्लॉक है, ठीक है, और ये एंगल है यहाँ पर थीटा है, समझ में। तो ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास होगा m, वेट होगा mg। वेट इसका mg किस तरफ काम करेगा, ऐसे, ये इसका वेट ऐसे काम कर रहा है mg, बट इसमें नॉर्मल कैसे काम करेगा तुम खुद आंसर बता सकते हो। ये प्लेन है, इस पर नॉर्मल कैसा लगा रहा है, देख रहे हो, ये प्लेन है, इस पर कैसा नॉर्मल लगाएगा, इस पर ऐसे लगाएगा, ऐसे, इस पे परपेंडिकुलर, है ना। तो यहाँ से तो साफ पता चल रहा है कि ये और ये तो इक्वल एंड अपोजिट तो हुआ नहीं, ये तो एक एंगल पर मुड़ गया। इसका साफ साफ मतलब है कि नॉर्मल और वेट जो है वो एक झलक में देखने में लगेगा कि एक्शन रिएक्शन है, बट एक्चुअली में वो नहीं है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन इसका सेकंड लॉ का, थर्ड लॉ का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, इंपल्स का मिलाकर के न्यूमेरिकल बनता है। न्यूमेरिकल सेक्शन करेंगे अगले क्लास में। थ्योरेटिकल टॉपिक इस चैप्टर का हो गया, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ का थ्योरी वगैरह, एक्शन रिएक्शन पहचानना, इंपल्स एक्स एक्सिस में अलग, वाई एक्सिस में अलग, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन हम लोग करेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।